Dear students, up to last lecture we have discussed simple random sampling as well as stratified random sampling. तो अब एक नया सैम्पलिंग मेथड हम आज पढ़ने जा रहे हैं ये वीडियो लेक्चर में, और वो है सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग समझने के लिए हम पहले सीधा एक एग्जांपल लेंगे और उस पर से ही हम इसको समझेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं तो उससे ज़्यादा क्लैरिटी के साथ पता चलेगा कि सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग कैसे अप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन रिफर करते हैं, द पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 16 एलिमेंट्स। तो इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि पॉपुलेशन में टोटल 16 एलिमेंट्स है, तो पॉपुलेशन साइज कैपिटल N इज 16। सिस्टमैटिक सैंपल ऑफ साइज 4 इज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम इट। मतलब सैंपल का साइज 4 है, ठीक है। यूजिंग रैंडम नंबर 3 सिलेक्ट द एंटायर सैंपल। ओके, अब जब 16 है तो मैं लिख सकता हूं कि सैंपलिंग फ्रेम जो होगी वो 1 2 3 अप टू 16 होगी, और जो रैंडम नंबर है वो 3 लेके काम करना है। मतलब फर्स्ट नंबर या सिलेक्टेड रैंडम नंबर है 3। सर ये है क्या, मैं आपको समझा दूं क्या होता है। सैंपलिंग फ्रेम जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। ये 16 सैंपलिंग फ्रेम, मतलब 1 के अगेंस्ट कोई यूनिट होगा, 2 के अगेंस्ट कोई यूनिट होगा, ठीक है। ऐसा कोई ना कोई एलिमेंट होगा और ऐसे 16 एलिमेंट्स है ये पॉपुलेशन में, ये सैंपलिंग फ्रेम है। अब आपको सिस्टमैटिक सैंपल में करना क्या है, आपका जो कैपिटल N है 16 डिवाइड बाय हम स्मॉल n करेंगे, जिसको हम बोलेंगे सैंपलिंग इंटरवल। सैंपलिंग इंटरवल का मतलब होता है, नोटेशन है k। तो 16/4 इसका मतलब 4। तो आपको एवरी 4th यूनिट सिलेक्ट करना है पूरे पॉपुलेशन में से, एवरी 4th यूनिट। लेकिन फर्स्ट यूनिट कौन सा सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट नंबर 3 रैंडम नंबर में है, तो पहले 3 सिलेक्ट कर दिया। तो अब एवरी 4th आफ्टर 3, तो 3 के बाद 4th मतलब 7 सिलेक्ट होगा, 7 + 4 मतलब 11 सिलेक्ट होगा, और 11 + 4 15 सिलेक्ट होगा। मतलब एक बार आपने फर्स्ट एलिमेंट सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद एवरी केथ एलिमेंट, एवरी 4th एलिमेंट इसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे। मतलब पूरे पॉपुलेशन में से इक्वल इंटरवल पर हम सैंपल का सिलेक्शन कर रहे हैं। इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक सैंपल या सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग। क्या किया पहले समझते हैं। इन सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग फर्स्ट वी ऑब्टेन सैंपलिंग इंटरवल। सैंपलिंग इंटरवल k का वैल्यू मिल जाने के बाद पहला सैंपल जो है वो 0 से लेके 1 से लेके 4 में से कोई भी एक रैंडम नंबर हम सिलेक्ट कर देंगे। मतलब 1 से लेके n तक, 1 से लेके स्मॉल n तक कोई भी एक नंबर रैंडमली सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहां 4 है तो 1 से 4 में मैंने एक रैंडम नंबर सिलेक्ट किया है 3। अब उसके बाद एवरी केथ यूनिट, मतलब हम चेक करेंगे कि 4th यूनिट, क्योंकि सैंपलिंग इंटरवल 16/4 है। सपोज हमारे पास पॉपुलेशन में 20 यूनिट है और सैंपल में 5 यूनिट लेने हैं, या 20/5 करेंगे, या सैंपल में 4 यूनिट लेने तो 20/4 मतलब 5th यूनिट लेंगे। तो पहला सैंपल सपोज हमने 3rd यूनिट का लिया है, तो 3rd, फिर उसके बाद 8th, उसके बाद 13, इस तरीके से, और उसके बाद 18। मतलब ऐसे 4-4 के गैप पर या 5-5 के गैप पर हम यहां पर सैंपल सिलेक्ट करेंगे। तो इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग। सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग से ये होता है कि ऑलमोस्ट
सैंपल के हर पॉपुलेशन के हर पार्ट में से हम सैंपल लेते हैं और वो भी सिस्टमेटिकली इक्वल डिस्टेंस पर ले रहे हैं। तो यहां क्या होगा, तो यहां सिलेक्ट रैंडम नंबर 3 है। अब रिक्वायरमेंट है सिस्टमेटिक रैंडम सैंपल का सिलेक्शन। तो सैंपल नंबर कितने सैंपल लेने, 4, तो 1 2 3 4 एंड नंबर ऑफ यूनिट फ्रॉम सैंपलिंग फ्रेम। तो पहला सिलेक्टेड नंबर 3 है, तो पहला सैंपल 3। ओके, यहां पर मैं एक वर्किंग करूंगा और वो वर्किंग का नाम है सैंपलिंग इंटरवल। सैंपलिंग इंटरवल क्या है, पहला नंबर 3 है। सैंपलिंग इंटरवल हम पहले चेक करेंगे, n/n मतलब 16/4। अब पहला 3 लिया है, अब एवरी 4th यूनिट लेना है, तो 3 के बाद 4 ऐड करेंगे तो 3 + 4 7, 7 + 4 11, 11 + 4 15। तो 3rd, 7th, 11th एंड 15th यूनिट हम लेंगे। तो इस तरीके से हम सिस्टमेटिक सिंपल रैंडम या सिस्टमेटिक रैंडम सैंपल निकाल सकते हैं। चलिए इसका तो स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए। एक और क्वेश्चन में सॉल्व करता हूं तो ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा, देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। टेक्स्ट बुक के रेफरेंस के हिसाब से देखा जाए तो वो इलस्ट्रेशन नंबर 6 है। देयर आर 40 फ्लैट्स इन अ मल्टी स्टोरेड अपार्टमेंट। 5 flats are to be selected using systematic sampling plan from 40 flat। 40 फ्लैट में से 5 का सिलेक्शन करना है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि गिवन कैपिटल N is 40 and स्मॉल n is 5। ओके, उसके बाद बोला है कि 5 flats are to be selected using systematic sampling plan from 40 flats for decoration in cultural program। Explain how the sample can be selected, मतलब systematically sample select करना है। Assume the flat number 3 is selected from the first 8। पहले 8 में से randomly हमने 3 नंबर का फ्लैट सिलेक्ट किया है। इसका सीधा ये मतलब है कि आप चेक कर लीजिए ध्यान से कि भाई यहाँ पर पहले तो मुझे सैम्पलिंग फ्रेम लिखना हो तो क्या लिखेंगे भाई, 1 2 3 अप टू 40। और फर्स्ट रैंडम नंबर जो सिलेक्ट किया हुआ है, रैंडम नंबर सिलेक्टेड वो है 3 और रिक्वायरमेंट है। लेकिन रिक्वायरमेंट से पहले एक काम करते हैं, मैं वर्किंग भी यहीं पर शो कर देता हूं। तो सैंपलिंग इंटरवल k का मतलब होगा n/n, दैट मीन्स 40/5 8। तो एवरी 8th यूनिट लेना है, लेकिन पहले 1 से 8 में कौन सा लिया हुआ है, 3rd नंबर, मतलब 3rd यूनिट सिलेक्ट किया हुआ है। तो रिक्वायरमेंट सिलेक्शन ऑफ सिस्टमैटिक रैंडम सैंपल, ठीक है। सैंपल नंबर एंड नंबर ऑफ यूनिट्स फ्रॉम सैंपलिंग फ्रेम। तो टोटल 5 सैंपल लेने हैं, तो 1 2 3 4 5। पहला सैंपल लिया है 3, तो वो 3 ले लेते हैं। उसके बाद एवरी 8th यूनिट, तो 3 में 8 ऐड करेंगे तो 11, मतलब इसके बाद 11th यूनिट सिलेक्ट होगा। फिर 8 ऐड करेंगे तो 19, फिर 8 ऐड करेंगे तो 27 और फिर 8 ऐड करेंगे तो 35,
तो एवरी 8th यूनिट नीड टू बी सिलेक्टेड 3, 11, 19, 27 एंड 35। ये आपका सैंपल का सिलेक्शन हो गया। तो इस तरीके से सिस्टमेटिक रैंडम सैंपल निकाला जाता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन देखेंगे। लुक एट क्वेश्चन नंबर 16 और टेक्स्ट बुक के हिसाब से रेफरेंस देखें तो इलस्ट्रेशन 8 है। तो देखते हैं, यहां पर सभी पॉसिबल सैंपल लेने, थोड़ा अलग पैटर्न का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है लेकिन वही सिस्टम से काम करेंगे। सिलेक्ट ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 3 फ्रॉम अ पॉपुलेशन ऑफ साइज 12। रैंडम नंबर कोई दिया नहीं है, हो सकता है, सभी पॉसिबल लेने हैं। गिवन कैपिटल N is 12 and small n is 3, सैम्पलिंग फ्रेम 1, 2, 3 अप टू 12। ठीक है, फर्स्ट रैंडम नंबर कौन सा है वो पता नहीं है, तो एक काम करते हैं, पहले वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग में पहले तो मुझे सैम्पलिंग इंटरवल के की वैल्यू निकालनी है, तो वो हो जाएगा कैपिटल N बाई स्मॉल n 12/3। मतलब सबसे पहले 1 से लेके 4 में से कोई भी एक रैंडम नंबर सिलेक्ट करो और उसके बाद एवरी 4th यूनिट मुझे लेने होंगे। लेकिन पहला कौन सा रैंडम नंबर सिलेक्ट होता है वो आपको क्वेश्चन में दिया होना चाहिए। ये नहीं दिया है, लेकिन यहां बोला है ऑल पॉसिबल, मतलब 4 पॉसिबिलिटी है। या तो आप फर्स्ट 1 से 4 में से, मतलब 1 to k में से आप कोई भी एक नंबर सिलेक्ट कर सकते हो। तो 4 पॉसिबिलिटी है, या तो आप 1 को सिलेक्ट करोगे, या तो 2, या तो 3, या तो 4। तो रिक्वायरमेंट है सिलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सिस्टमैटिक रैंडम सैंपल। तो उसमें एक केस ये है कि केस 1, इफ फर्स्ट रैंडम नंबर इक्वल्स टू 1। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो सैंपल नंबर एंड नंबर ऑफ यूनिट्स फ्रॉम सैंपलिंग फ्रेम। तो फर्स्ट केस के हिसाब से फर्स्ट रैंडम नंबर मुझे टोटल 3 सैंपल लेने हैं, 1, 2, 3। यदि पहला रैंडम नंबर 1 है तो 1, उसके बाद एवरी 4th, मतलब 1 + 4 5 एंड 5 + 4 9। ये एक केस हुआ। केस 2 लेते हैं, जिसमें हम मान के चलते हैं कि इफ फर्स्ट रैंडम नंबर इज 2, तो सैंपल नंबर एंड नंबर ऑफ यूनिट्स फ्रॉम सैंपलिंग फ्रेम। 3 सैंपल यदि मुझे लेने हैं और पहला रैंडम नंबर 2 है, इंटरवल 4 का है, तो एवरी 4th यूनिट, तो 2 के बाद 4th यूनिट होगा 6 और 6 के बाद 4th यूनिट होगा 10। तीसरा केस होगा इफ फर्स्ट रैंडम नंबर इक्वल्स टू 3। तो उस वक्त सैंपल नंबर एंड नंबर ऑफ यूनिट्स फ्रॉम सैंपलिंग फ्रेम 1, 2, 3। तो पहला रैंडम नंबर 3 है, तो वो 3 ले लेते हैं। उसके बाद एवरी 4th यूनिट, 3 + 4
7, 7 + 4 11। और चौथा केस होगा इफ फर्स्ट रैंडम नंबर इक्वल्स टू 4, तो उस वक्त सैंपल नंबर 1, 2, 3 नंबर ऑफ यूनिट्स फ्रॉम सैंपलिंग फ्रेम, फर्स्ट नंबर 4 है, उसके बाद एवरी फोर्थ यूनिट, तो 4 + 4 8, 8 + 4 12। तो जितने पॉसिबल सैंपल हम निकाल सकते हैं वो हमने निकाल लिए। इसको हम बोलेंगे सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कुछ अब थियोरेटिकल डिस्कशन इसके बारे में हम करेंगे, ठीक है। तो एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए, जो सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग हमने समझा हुआ है प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके ही, तो इसमें कितना काम करना है वो समझ लीजिए। तो एक तो हमें सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग क्या है उसका बैकग्राउंड बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए। तो मीनिंग वैसे तो हमने एग्जांपल समझते हुए समझ लिया है, लेकिन इसको थोड़ा एलाबरेट करके हम डिस्कस करेंगे। मीनिंग के साथ साथ उसके बाद हमें ये चेक करना है कि ये मेथड जो है सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग, ठीक है, उसके कुछ एडवांटेज या मेरिट्स क्या है वो समझेंगे। ये मेथड से क्या फायदा होता है, हाँ उसकी लिमिटेशंस क्या है या डीमेरिट्स क्या है वो, और इसके बेस पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स या एग्जांपल्स समझेंगे। प्रॉब्लम्स, इतना काम हमें करना होता है, जिसमें मैंने मीनिंग और ये प्रॉब्लम्स वाला काम ऑलरेडी हमने खत्म कर दिया, क्योंकि प्रॉब्लम्स ही समझे और उसके हिसाब से हमने मीनिंग समझा था। फिर भी मैं इसको थोड़ा एलाबरेट करके डिस्कस करूं तो ये है कि सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग में कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम ये करते हैं कि हमारा पर्पस ये है कि पूरे पॉपुलेशन के हर कोने में से इक्वल डिस्टेंस से हम सैंपल का सिलेक्शन करें। तो पहले पूरी सैंपलिंग फ्रेम पहले डिजाइन करेंगे। वो डिजाइन सैंपलिंग फ्रेम में से कितने साइज का पॉपुलेशन है और कितने साइज का सैंपल है वो चेक करके एक सैंपलिंग इंटरवल, एक ऐसा वैल्यू निकालेंगे जिसको बोलते हैं के। सैंपलिंग इंटरवल का वैल्यू निकालने के बाद वो कैसे निकाला जाता है, तो उसका फॉर्मेट है कैपिटल N डिवाइड बाय स्मॉल n, मतलब पॉपुलेशन साइज और सैंपल साइज के बीच का जो रेशियो है वो। इसके बाद 1 से लेके k तक में से कोई भी एक रैंडम नंबर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर रैंडम नंबर सिलेक्ट करने के बाद 1 to k में से मान लीजिए कि a हमने सिलेक्ट कर दिया है, तो इसके बाद हमें एवरी kth यूनिट, मतलब पहला रैंडम नंबर a है तो पहला यूनिट सिलेक्ट हुआ a, उसके बाद दूसरा होगा a + k, तीसरा होगा a + 2k, ऐसे करते करते मुझे n सैंपल लेने हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट सैंपल, ये सेकंड सैंपल, ये थर्ड सैंपल, ऐसा हम n तक जाएंगे। तो a + k, a + 2k, a + 3k, इस तरीके से हम सैंपल लेंगे। मतलब पूरे सैंपलिंग फ्रेम में हर सैंपल इक्वल डिस्टेंस से लिया हुआ है, तो हर कोने में से मैंने कोई ना कोई सैंपल लिया हुआ है। अब इसका प्रॉब्लम यह है कि कई लोग इसको ऐसा बोलते हैं कि भाई ये रैंडम सैंपलिंग तो हुआ नहीं, क्योंकि यहां पर तो रैंडमनेस मेंटेन ही नहीं होती, क्योंकि कौन सा यूनिट लेना है वो तो सिस्टम डिसाइड कर लेता है कि 5th यूनिट, फिर 5th आ गया तो 10th यूनिट, फिर 15th यूनिट, फिर 20th यूनिट, मतलब फर्स्ट यूनिट का ही सिलेक्शन हम रैंडमली करते हैं। बाकी के सभी यूनिट का सिलेक्शन रैंडमली नहीं, लेकिन वो सिस्टम के हिसाब से सिलेक्ट करते हैं। तो इसको रैंडम सैंपलिंग नहीं बोलना चाहिए, उसको कैटेगराइज करना चाहिए नॉन रैंडम में। तो ये एक आर्ग्यूमेंट है इसके अगेंस्ट में। तो इसकी फेवर में ये आर्ग्यूमेंट है कि भाई वैसे देखा जाए तो हम फर्स्ट यूनिट तो रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, उसमें तो हम कोई प्रेफरेंस नहीं देते कि किसको लेना है, और बिकॉज ऑफ फर्स्ट यूनिट ऑल अदर यूनिट्स आर सिलेक्टेड, और ये kth इंटरवल पर, तो
तो इसका ये मतलब है कि फर्स्ट यूनिट रैंडमली सिलेक्ट हो रहा है तो हम इसको पूरी सिस्टम को रैंडम सैंपलिंग ही मानेंगे और कैटेगराइज करेंगे रैंडम में। तो कई लोग इसको रैंडम सैंपलिंग मानने से इनकार करते हैं, कई लोग बोलते हैं नहीं ये रैंडम होना चाहिए। ये डिबेट एक्सपर्ट लोगों के बीच में चलता रहता है, लेकिन बाय एंड लार्ज जनरली ये मान के चलते हैं कि इसको हम रैंडम सैंपलिंग के तौर पर ही एक्सेप्ट करेंगे। तो ये कुछ एडिशनल डिस्कशन था, वो मैंने किया। अब समझिए कि ये मेथड का मेरिट क्या है, फायदा क्या है इससे एक तो ये फायदा है कि आपका जो सैंपल है वो पॉपुलेशन के हर कोने में से आप सिलेक्ट करें और वो भी सिस्टमेटिकली इक्वल इंटरवल के ऊपर। तो हो सकता है कि हर कोने में से आपको कोई ना कोई सैंपल यूनिट मिल रहा है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन अच्छा होगा पॉपुलेशन के लिए, वो प्रॉपरली रिप्रेजेंट करेगा, पॉपुलेशन का हर कोना कवर कर लिया है ऐसा मान के चलते हैं। दूसरा, फर्स्ट यूनिट हम रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब सिलेक्टर का कोई उस पर कंट्रोल नहीं है कि भाई किस यूनिट को सिलेक्ट करना है, मतलब रैंडमनेस मेंटेन हो रही है। जहां सैंपलिंग फ्रेम वेल डिफाइन हो, जैसे कि स्कूल में रजिस्टर होता है स्टूडेंट के रोल नंबर का, ठीक है, तो इस तरीके का जब वेल डिफाइंड सैंपलिंग फ्रेम पहले से मौजूद हो तो ये पैटर्न से सिलेक्शन करना आसान होता है। तो इसकी वजह से हम बोला जाए तो एक मेरिट ये भी है कि मेथड जो है ये इजी है, एप्लीकेशन करने में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन भी नहीं करना है। सो कॉमन मैन ये मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब मेरिट की बात हो गई। डीमेरिट क्या है? तो ये मेथड का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट जो डीमेरिट है, समझिए, वो डीमेरिट और एमसीक्यू में या हर एग्जाम्पल में या कहीं पर वन लाइनर में भी पूछ लेंगे, और ये दो डीमेरिट में आपको बोलूंगा उसमें सबसे ज्यादा रेलेवेंट फर्स्ट ही है। तो क्या है मैं आपको समझाऊं। मान लीजिए कि मैं पहले आपको एक प्लॉट ड्रॉ कर रहा हूं, एक मान लीजिए कि एक कॉलोनी का लेआउट है, ठीक है, तो देख लीजिए। चलिए समझते हैं कि ये एक सोसाइटी या एक कॉलोनी का टॉप पोज है और ये उसका हमने एक मैप दिया हुआ है। मान लीजिए ये हाउस नंबर 1 है, ये हाउस नंबर 2 है, हाउस नंबर 3, हाउस नंबर 4 और ये हाउस नंबर 5। फिर ये एक यहां पर जाने आने का रास्ता है 6, 7, 8, 9, 10। ये हाउस नंबर 6, 7, 8, 9, 10, फिर 11, 12, 13, 14। ध्यान से देखें तो यहां पर एक रो में 5 मकान है, जिसमें जो लास्ट वाले जो मकान है वो कॉर्नर हाउस है। देखो ये उनको थोड़ा ज्यादा स्पेस मिल रहा है, कॉर्नर हाउस है। इस तरीके का पूरे 30 मकान का ये कॉलोनी है, ऐसा मान लीजिए। अब मुझे यदि इनमें से सिस्टमेटिकली, मतलब ये 30 मकान में से मान लीजिए कि कैपिटल N इज 30 और सैंपल लेना है 6 यूनिट का, तो सैंपलिंग इंटरवल के जो होगा वो 30/6, मतलब एवरी 5th यूनिट लेना है। एवरी 5th यूनिट मुझे सैंपल में लेने हैं। बाई चांस पहले 1 to 5 में से रैंडमली, या मान लीजिए मैंने 5 सिलेक्ट हुआ मेरा, तो पहला जो सैंपल होगा, सैंपल नंबर 1, वो 5th यूनिट होगा। सैंपल नंबर 2 10th यूनिट होगा। सैंपल नंबर 3 15, सैंपल नंबर 4 20, सैंपल नंबर 5 25 एंड सैंपल नंबर 6 30। 5, 10, 15, 20, 25, 30 ये सैंपल में सिलेक्ट होंगे, ये मकान सिलेक्ट होंगे। जो 5 नंबर का मकान, 10 नंबर का, 15 नंबर का, 20 नंबर का, 25 नंबर का और 30 नंबर का, मतलब ये मैंने सैंपल में लिए। अब सैंपल में जो मकान आए हुए हैं वो बाई चांस ऐसा हुआ कि वो सभी कॉर्नर हाउस है। सपोज मुझे पॉपुलेशन के बारे में पता ही ना हो और सिर्फ सैंपल पर से मैं जज करूं पॉपुलेशन को, तो सैंपल में एक ही कैटेगरी के मकान सैंपल में आए हुए हैं, क्योंकि यहां 2 कैटेगरी के मकान है, कॉर्नर हाउस एंड अदर हाउस।
और सैंपल ऐसा आया कि जिसमें सभी कॉर्नर हाउस है, इस पर से सपोज मैं जजमेंट लूं पूरे पॉपुलेशन का, तो मैं कॉर्नर हाउस के हिसाब से ही मेरा जजमेंट होगा और उस वक्त ये जजमेंट बायस हो जाएगा, क्योंकि आपका जो सैंपल है वो पॉपुलेशन को प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं करता। पॉपुलेशन का सिर्फ एक ही पार्ट पूरा सैंपल रिप्रेजेंट करता है और वो रिप्रेजेंट सिर्फ कॉर्नर हाउस को करता है। और सिस्टमेटिक सैंपलिंग में ऐसा कब हो सकता है, जैसे यहां हुआ, इसको बोलते हैं इंटरनल पीरियोडिसिटी। इंटरनल पीरियोडिसिटी मतलब, या इंटरनल हिडन पीरियोडिसिटी भी इसको बोल सकते हैं, हमें मालूम नहीं है, लेकिन ऐसी कुछ हिडन पीरियोडिसिटी मेंटेन हो रही है पॉपुलेशन में। सैंपलिंग फ्रेम में ऐसी पीरियोडिसिटी मेंटेन हो रही है कि एवरी 5th हाउस जो है वो कॉर्नर हाउस होगा। एक इंटरनल या हिडन पीरियोडिसिटी है। और बाय चांस कभी कभी आपका सैंपल इंटरवल और हिडन पीरियोडिसिटी और फर्स्ट नंबर जो रैंडमली लिया हुआ है वो इस तरीके से मैच हो जाए कि आपका जो सैंपल का सिलेक्शन है वो एग्जैक्टली वो पीरियोडिसिटी को ही मैच करता रहे, तो उस वक्त जो सैंपल आपने सिलेक्ट किया हुआ है वो प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, वो बायस रिप्रेजेंटेटिव होगा। और ये इसका बिगेस्ट डीमेरिट है कि यदि आपका इंटरनल पीरियोडिसिटी के साथ ही सैंपल इंटरवल मैच हो जाए और फर्स्ट सैंपल भी उसी हिसाब से आप सिलेक्ट करो जिस हिसाब से, जैसे 5 ही सिलेक्ट हो गया, तो ऑटोमेटिकली आप इंटरनल पीरियोडिसिटी के हिसाब से ही पूरा सिस्टमेटिक सैंपल लेंगे और उस वक्त आपको सैंपल में पॉपुलेशन का हर यूनिट या हर कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंटेड नहीं होगा, सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट होगा। और इसकी वजह से आप बोल सकते हो कि ऐसा सैंपल बायस सैंपल माना जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ा डीमेरिट है, इसका लिमिटेशन है। और सिस्टमेटिक रैंडम सैंपल में कैलकुलेशन के हिसाब से आगे देखा जाए तो कुछ स्टैंडर्ड एरर और उसके कोई फॉर्मूला डिजाइन नहीं हुए हैं। वैसे स्टैंडर्ड एरर क्या है वो अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप इंटरप्रेट करते हो पॉपुलेशन को सैंपल के बेस पे, तो हम स्टैंडर्ड एरर का कैलकुलेशन करते हैं। तो स्टैंडर्ड एरर जो है इसका सिस्टमेटिक सैंपलिंग में कोई फॉर्मूला डिजाइन नहीं हुआ है और ये मिक्स पैटर्न का सैंपलिंग है, रैंडम भी नहीं है और नॉन रैंडम भी नहीं है, या दोनों है। इसकी वजह से इसमें प्रॉब्लम रहते हैं। तो ये एक दूसरा डीमेरिट है, लेकिन मेजर डीमेरिट यही है कि सैंपल बायस हो सकता है when selection of sample procedure exactly matches with the internal hidden periodicity of the population, तो ये सैंपल बायस बन जाएगा। इसके बाद उसके प्रॉब्लम्स वो ऑलरेडी हमने देख लिए हैं, तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक अब पूरा ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके MCQs हम डिस्कस करेंगे और अब आप लोग जो स्क्रीन पर दिए हुए वो क्वेश्चन होमवर्क में ख़त्म कर दीजिए और सेक्शन वाइज प्रैक्टिस भी शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलो तो मैं ये सेशन यहाँ पर कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।